ये चुनाव बंगाल के निरस्त हो सकते हैं, लेकिन उसका एक ही तरीका है, वो अच्छी तरीके से तैयारी करके हर एक कैंडिडेट टीएमसी का या जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं जो हारा है वो कैलकाटा हाई कोर्ट में अपनी अपनी इलेक्शन पिटीशंस लगाएं, अच्छे से तैयारी करके अच्छी पिटीशन बना के। इंडिया गठबंधन को मजबूत अगर होना है और सरकार बनानी है, इलेक्शन जीतने हैं, तो उन्हें ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, पेपर बैलेट से इलेक्शन कराने की चेष्टा करनी पड़ेगी। जी को बुरा बोल के, चुनाव आयोग को बुरा बोल के कुछ हल नहीं होने वाला है, कुछ आंदोलन करके हल होने वाला है। आंदोलन ये कर नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूं कि एकदम बर्बादी के कगार पे हमारा देश खड़ा हो गया है और उसकी वजह एक ही है कि विपक्ष आरएसएस और बीजेपी को रोकने में नाकाम रहा है पूरी तरीके से। मेरी टिप्पणी इसमें यही है कि ममता बनर्जी साहिबा को जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या जहां भी जाने की या सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दे रहे हैं, वो आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं। ये लड़ाई भारत के संविधान के तहत रह के ही लड़ी जाएगी और जीती जाएगी, लेकिन लड़ाई लड़ने का तरीका ममता बनर्जी साहिबा को अच्छे से आता है, लेकिन इसमें जो टेक्निक है ईवीएम को हराने की, ईवीएम से कैसे गड़बड़ी होती है, वो उनको नहीं आता। वो उनको सीखना पड़ेगा किसी ऐसे के व्यक्ति से जिसको ईवीएम की धांधली पकड़नी आती हो। लब्बो लुआब बुनियादी बात यही है। अगर वो अपने आज के सलाहकारों के कहने पे इंटरनेशनल कोर्ट या कहीं भी जाएंगी या सुप्रीम कोर्ट जाएंगी तो अपना नुकसान ही करेगी। मैंने ये बात कल भी वाजे साफ तौर पे कही है कि ये चुनाव बंगाल के निरस्त हो सकते हैं, लेकिन उसका एक ही तरीका है, वो अच्छी तरीके से तैयारी करके हर एक कैंडिडेट टीएमसी का या जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं जो हारा है वो कैलकाटा हाई कोर्ट में अपनी अपनी इलेक्शन पिटीशंस लगाएं, अच्छे से तैयारी करके अच्छी पिटीशन बना के। और उसके साथ साथ एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी बड़ा पूरे बंगाल में होना चाहिए, जिसकी क्षमता ममता बनर्जी साहिबा के पास बड़े आराम से है, जिसमें एक ही हमारी डिमांड होनी चाहिए कि इलेक्शन पिटीशंस जो है जल्दी से डिसाइड हो 6 महीने के अंदर अंदर, जो कि कानून भी कहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट साफ तौर पे ये बात कहता है कि इलेक्शन पिटीशंस को 6 महीने के अंदर डिसाइड करना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी ममता का समर्थन करते हुए धांधली के आरोप लगाए हैं, वहीं कांग्रेस भी ममता के साथ है। क्या इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है? सर, मजबूत हो ही नहीं सकता ना इंडिया गठबंधन। देखिए, अगर चुनाव जीतना है तो इंडिया गठबंधन के मजबूत होने की आवश्यकता है ही नहीं। इंडिया गठबंधन को मजबूत अगर होना है और सरकार बनानी है, इलेक्शन जीतने हैं, तो उन्हें ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, पेपर बैलेट से इलेक्शन कराने की चेष्टा करनी पड़ेगी, वरना वो मजबूत होकर क्या कर लेंगे। पब्लिक तो वैसे ही आरएसएस और बीजेपी से नफरत करती है और उन्हें वोट नहीं देती, वोट बीजेपी के खिलाफ ही पड़ते हैं, लेकिन मशीनों में धांधली करके, वोटों की गिनती में धांधली करके उनको हराया जाता है। इंडिया गठबंधन के मजबूत होने की आवश्यकता ही नहीं है बीजेपी को हराने के लिए। जनता ही इतनी ज्यादा मजबूती से बीजेपी के खिलाफ खड़ी है। अब ये नेताओं को अपनी महिमा मंडन कराने का इतना ज्यादा शौक हो गया है कि वो अपने मजबूती और कमजोरी की बात करते हैं। भाई साहब और बहन जी, ये भी तो सोचो, जनता को कैसे मजबूत करोगे? जनता त्राही त्राही कर रही है, आप लोग बुनियादी बात मुद्दे पे आ नहीं रहे हैं, उसकी वजह से बीजेपी और आरएसएस हर चुनाव जीत रही है, फिर भी आपको बात समझ में नहीं आती। भारत में चुनाव में जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? सर, ये देखिए, एप्स्टीन मानसिकता वाले आरएसएस और बीजेपी के लोग जो है, एप्स्टीन टाइप की मानसिकता वाले, वो भारत का संविधान खत्म करके, बाबा साहब का संविधान खत्म करके अपनी राजशाही टाइप गवर्नमेंट लाना चाहते हैं। एप्स्टीन टाइप मानसिकता वाले एप्स्टीन टाइप गवर्नमेंट लाना चाहते हैं। इसीलिए वो उनके सबसे बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी के पद पे बैठे हुए श्री नरेंद्र मोदी, इजराइल को, जो एप्स्टीन मानसिकता का जन्मदाता है, उसको अपना फादरलैंड बताते हैं। तो बुनियादी बात सिर्फ यही है, ये एप्स्टीन मानसिकता वालों को हराना पड़ेगा, और उसको हराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ईवीएम को हटाने का। तो ये विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज इधर उधर की बातें करते रहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है और जिसका कोई फायदा भी नहीं है, जिससे कुछ वसूल भी नहीं है। तो इसके लिए अगर विपक्ष की पार्टीज
अपना रास्ता ठीक नहीं करती, तो जनता को कोई तीसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा और नेताओं को लाना पड़ेगा सामने और नेताओं को बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये नेता तो अपनी बुनियादी बेसिक जिम्मेदारी जो है इनकी कि आरएसएस और बीजेपी की लूट को रोक सके, उसमें नाकाम हो रहे हैं, पूरी तरीके से नाकाम हो रहे हैं। जनता वोट दे रही है और ये वोट गिनवा नहीं पा रहे हैं। क्या क्या ऐसा फायदा है ऐसे विपक्ष के नेताओं का? अखिलेश यादव से एक महिला ने कहा है कि उनके पिता को अखिलेश से मिलने पर प्रताड़ित किया गया और उनका डिमोशन कर दिया गया। महिला ने कहा है कि अखिलेश पर ऐसी 100 नौकरी कुर्बान है। आपकी क्या टिप्पणी है? और अखिलेश जी की क्या जिम्मेदारी है? ऐसे व्यक्ति की हिफाजत करने की है ना जिम्मेदारी। क्या अखिलेश जी उसकी हिफाजत करने में सक्षम हैं? बताइए, अपने कार्यकर्ताओं की हिफाजत करने में सक्षम हैं या नहीं है? बुनियादी बात यह है, पॉलिटिकल पार्टीज के इतने बहादुर वर्कर्स हैं, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के, क्या पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें एक सुरक्षा कवच दे पा रही हैं? अगर किसी कार्यकर्ता के खिलाफ, जो विपक्ष की पार्टीज के कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो क्या उनको पूरी कानूनी मदद मिल पाती है? क्या दूसरी तरह से उनके परिवारों को मदद मिल पाती है? क्या अपने कार्यकर्ताओं की हिफाजत विपक्ष के पॉलिटिकल पार्टीज कर पा रही हैं? ये बहुत बुनियादी मुद्दे हैं जिस पे विपक्ष को ध्यान देना चाहिए। जी को बुरा बोल के, चुनाव आयोग को बुरा बोल के कुछ हल नहीं होने वाला है, कुछ आंदोलन करके हल होने वाला है। आंदोलन ये कर नहीं रहे, घरों में बैठ के, एक तो ये सोशल मीडिया पे ट्वीट करके, फेसबुक पे कुछ डाल के, बोल के ये सोचते हैं कि इनका किला फतेह हो जाएगा, बीजेपी और आरएसएस हार जाएगी इनसे, ये सोशल मीडिया किंग्स है। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। चुनाव आयोग सहित अन्य संस्थाओं पर सवाल उठेंगे तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा सर? लोकतंत्र का क्या होगा? क्या हो रहा है? सवाल उठ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के रूप में चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी काम कर रहे हैं। लोकतंत्र तो एकदम, मैं ये कह रहा हूं कि एकदम बर्बादी के कगार पे हमारा देश खड़ा हो गया है, और उसकी वजह एक ही है कि विपक्ष आरएसएस और बीजेपी को रोकने में नाकाम रहा है पूरी तरीके से। जनता वोट खिलाफ कर रही है, उनकी जनता के वोटों को गिनवाने में नाकाम रहा है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, नीतीश कुमार के बेटे निशांत मंत्री बने हैं। सभी पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाले बीजेपी को क्या ये परिवारवाद नहीं दिख रहा है? निशांत के अलावा अन्य लोग भी मंत्री बने जिनके पिता राजनीति में है। आपकी क्या टिप्पणी है? बीजेपी से किसी भी प्रकार की नैतिकता की उम्मीद करना अपने आप में समझदारी का काम नहीं है। आप ऐसा सवाल ही क्यों पूछ रहे हैं? बीजेपी और नैतिकता दोनों अलग अलग चीजें, दोनों तस्वीर के जो कहते हैं ना, एक जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, जहां नैतिकता होगी वहां आरएसएस और बीजेपी, जो इजराइल को फादरलैंड जिनके सबसे बड़े नेता बोल रहे हैं, वहां नैतिकता का क्या मतलब है? एप्स्टीन मानसिकता वालों का नैतिकता से मतलब ही क्या है? तो इसका सवाल ही नहीं उठता है। ऐसा सवाल पूछना भी समझदारी का काम नहीं है, मैं यही कह सकता हूं। बंगाल चुनाव के बाद से ही वहीं हिंसा और झड़प की घटनाएं लगातार हो रही है, इन घटनाओं पर आपका क्या कहना है? ईवीएम के खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाए, आरएसएस और बीजेपी अपने आप काबू में आ जाएगी, वरना कोई रास्ता नहीं है आरएसएस और बीजेपी को सही प्रकार से देश के संविधान के तहत कार्य कराने का। इसलिए हमें सबको एक ही काम करना चाहिए, बाकी सारे मुद्दे बाद में है। पहला मुद्दा होना चाहिए ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, पेपर बैलेट वापस लाओ, मत पत्र से चुनाव कराओ, यही हमारा नारा होना चाहिए। और सभी जगह, मैंने पहले भी कल भी एक बात कही है, आज फिर कह रहा हूं, सारी की सारी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी भी हो जाए तो यूपी में चुनाव 100% हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव जीत रही है। 1% भी चांस नहीं है यूपी में और ये उत्तराखंड में और गुजरात में चांस इलेक्शन जीतने का विपक्ष का 1% भी चांस नहीं है। 100% बीजेपी जीत रही है। जितने भी ये लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल इनकी बातों पे विश्वास मत करो। अखिलेश यादव जी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है देश में। अगर वो ईवीएम के बारे में, सबसे पहला मुद्दा ईवीएम को नहीं बताते तो उनको पता ही नहीं है, या पता होके भी वो मजबूर हैं अपने आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल्स जो उनकी पार्टी के अंदर है, जिन्होंने उन्हें घेर रखा है, जिस भी तरह से घेर रखा हो, वो बिल्कुल ऐसा काम कर रहे हैं जो समझदारी का नहीं कहा जा सकता।